नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आज आपसे मैं एक बहुत ही कॉमन कंडीशन के एक रिलेटिवली कॉमन कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात करूँगा। मेरे अन्य वीडियो में अगर आप देखें, GERD यानी कि गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के बारे में मैंने डिटेल से बताया, जिसमें स्टमक से एसिड रिफ्लक्स होकर के फूड पाइप में आता है। जनरल पॉपुलेशन में ये लगभग 15-20% लोगों को अफेक्ट करता है और ज़्यादातर लोग डाइट और लाइफस्टाइल चेंजेस और जो दवाइयाँ होती हैं जिनको हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कहते हैं, पेंटोप्राजोल, रेबिप्राजोल, इस नाम से आपने भी कभी ना कभी दवाइयाँ ली होंगी ये ज़रूर, उसको लेने से इसके सिम्टम्स कंट्रोल रहते हैं। अगर किसी को लंबे टाइम तक एसिड रिफ्लक्स चल रहा हो तो इसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इन कॉम्प्लिकेशंस में सबसे अहम कॉम्प्लिकेशन एक होता है जिसको हम कहते हैं बैरेट्स ईसोफेगस। संक्षेप में हम इसको BE कहते हैं। बैरेट्स ईसोफेगस में क्या होता है कि जब एसिड फूड पाइप में आता है, देखिए एसिड स्टमक में नॉर्मली होता है, जब ये फूड पाइप में कंटिन्यूसली ज़्यादा एक्सपोजर होता है तो ये बॉडी की एक समझ लीजिए कि एक मैकेनिज़्म होती है कि उससे फूड पाइप की इंटरनल लाइनिंग जो होती है वो चेंज हो जाती है। फूड पाइप की जो इंटरनल लाइनिंग होती है ईसोफेगस की, वो एक तरह का जो म्यूकोजा हम उसको कहते हैं, वो होता है स्क्वामस कॉलमनर म्यूकोजा। स्क्वामस म्यूकोजा वो कॉलमनर म्यूकोजा में चेंज हो जाता है, जैसे कि स्टमक के अंदर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक तरह का एडेप्टिव प्रोसेस है जिसमें एसिड रिलेटेड डैमेज से बचने के लिए वो म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो चेंज हो गई। एंडोस्कोपी के दौरान काफ़ी सिंपल तरीके से इसकी डायग्नोसिस हो सकती है। तो ये बैरेट्स ईसोफेगस इंपॉर्टेंट क्यों है? बैरेट्स ईसोफेगस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बैरेट्स ईसोफेगस लॉन्ग टर्म में ईसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा यानी कि एक कैंसर के लिए प्री मैलिग्नेंट प्रिकर्सर कंडीशन माना जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। GERD यानी कि जो इरोजिव इसोफेजाइटिस के पेशेंट्स हैं उनमें से 5 से 10% लोगों को बैरेट्स ईसोफेगस हो सकता है और उनमें से 1% को ये ईसोफेजियल एडिनोकार्सिनोमा यानी कि फूड पाइप के नीचे के हिस्से में कैंसर इसके कारण हो सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि GERD का नंबर जनरल पॉपुलेशन में बहुत ही ज़्यादा है और जैसे जैसे हमारी खाने पीने की शैली बढ़ रही है और मोटापा इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीडिस्पोजिंग कॉज माना गया है, तो ये जैसे जैसे बढ़ रहा है इसकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो जब भी आपको बैरेट्स ईसोफेगस डायग्नोज होता है, नॉर्मली फूड पाइप की बायोप्सी करते हैं, फूड पाइप के अंदरूनी लेयर की बायोप्सी करते हैं और उसमें हम एक चीज़ देखते हैं जिसको कहते हैं डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया का मतलब होता है कि नॉर्मल सेल से कैंसर के सेल तक के जाने के बीच में ये सेल्स किस रास्ते पर हैं, किस जगह पर है। तो इसके अनुसार इसको हम डिवाइड करते हैं लो ग्रेड डिस्प्लेजिया, हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया में, और उससे इसका ट्रीटमेंट और सर्विलेंस डिसाइड होता है। ट्रीटमेंट देखिए, जब भी आपको बैरेट्स ईसोफेगस हो तो ये समझ करके चलना है कि इसके लिए हमें लाइफ लॉन्ग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जो मैंने बताया, ये ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ऐसी गोलियां ये लाइफ लॉन्ग चलनी है। अगर फूड पाइप और स्टमक के बीच का गैप बहुत ज़्यादा हो तो हाइटस हर्निया की सर्जरी, जिसको फंडोप्लाइकेशन कहते हैं, वो किया जा सकता है। इसके अलावा अगर डिस्प्लेजिया ज़्यादा हो तो एंडोस्कोपिक टेक्निक्स के द्वारा फूड पाइप की इंटरनल लाइनिंग को बर्न किया जा सकता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, स्ट्रेटा प्रोसीजर और ऐसी और भी चीज़ें होती हैं जिसके ज़रिए ये किया जा सकता है। तो और अगर इसमें से कुछ ना भी हो, डिस्प्लेजिया ना भी हो, तो 3 से 5 साल में एंडोस्कोपिक सर्विलेंस, ताकि बाद में चल के इसमें कोई परेशानी तो नहीं आएगी, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप, चूँकि GERD एक बहुत कॉमन बीमारी है, एंडोस्कोपी के ज़रिए इसकी डायग्नोसिस होती है और कई बार इंसिडेंटली बैरेट्स ईसोफेगस पता चलता है, जो भी मैंने आपको बताया 5 से 10% ये सिग्निफिकेंट नंबर है। तो अगर इसकी डायग्नोसिस हो तो इससे आप घबराएं नहीं। अगर आप रेगुलर दवाइयाँ लें और इसको रेगुलर सर्विलेंस में रखें, और जो अगर हाई ग्रेड डिस्प्लेजिया आती है तो जो भी करेक्टिव मेजर्स आपको बताए जाएँ अगर आप करें तो आप इसमें फ्यूचर में होने वाले सीरियस बीमारी यानी कि कैंसर से बच सकते हैं। और इसमें आप कोताही ना बरतें क्योंकि ये टाइमली कराना ज़रूरी है, तभी आप बड़ी बीमारी से बच पाएंगे। इसके लिए आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में रहें और जो आपको एक फॉलोअप शेड्यूल दिया जाए उसके अनुसार दवाइयों को लें। कई लोग प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स की सेफ्टी को लेकर के चिंतित रहते हैं। ये दवाइयाँ काफ़ी सेफ़ हैं, लॉन्ग टर्म हम इनको
ऑलमोस्ट बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के ले सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन अगर उसको भी फॉलो अप किया जाए तो मैनेज किया जा सकता है। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से शेयर करें और आप इस जानकारी को आगे फैला सकते हैं। धन्यवाद।